वेलकम दोस्तों, और इतिहास पर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राजा, किसान और नगर के अंतर्गत आज एक बड़ी ही खास विषय की चर्चा करेंगे। और वो खास विषय क्या है? मौर्य साम्राज्य का योगदान। मौर्य साम्राज्य का हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में क्या महत्व है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पूरे आर्किटेक्ट यानी शिल्पकार कहें, योजनाकार कहें, मार्गदर्शक कहें, तो वो आचार्य चाणक्य थे। तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश के स्थान पर, नंद वंश को समाप्त कर उसके स्थान पर एक भव्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, ये जो हमारे चाणक्य के जो विचार थे, ये इसमें बड़े महत्वपूर्ण थे। विचार क्या था? राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न थे और क्या चाहते थे? राष्ट्रीय एकता स्थापित करना उनका लक्ष्य था, राजनीतिक एकता। और सुशासन चाहिए उनको, क्योंकि नंद वंश में कुशासन का बोलबाला हो गया था और वैसी स्थिति में प्रजा और जनता दुखी थी। तो ये चाहते थे कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण की भावना से अभिभूत थे। और क्या था कि संपूर्ण रूप से समर्पित थे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, कलाओं के प्रति, साहित्य के प्रति, एक राष्ट्रीय छवि के लिए पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व था उनका। और उसके लिए वो सतत प्रयास करते रहे। साम्राज्य की स्थापना की पूर्व से लेकर और जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ यानी मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो उसमें भी वे महामात्य यानी महामंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे। चंद्रगुप्त के बाद भी बिंदुसार के शासनकाल में भी वो बने रहे। और ये जो आचार्य चाणक्य थे, उस समय के सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। चाहे वो नैतिकता की बात हो, नैतिक हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो दर्शन की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे अस्त्र शस्त्र युद्ध कौशल की बात हो, तो कोई उस समय का ऐसा विद्या नहीं था जिसमें चाणक्य का कोई सानी। तो एक तो ये थी उनकी। और दूसरा क्या था कि चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त में क्या थी? वीरता था, उत्साह था, अदम्य साहस था और चाणक्य का मार्गदर्शन उसे प्राप्त था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो चंद्रगुप्त के पास नहीं थी। अब वो क्या नहीं थी भाई? आचार्य चाणक्य के पास भी नहीं थी। और कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास पूर्व में कोई संचित विरासत नहीं थी। ना तो चंद्रगुप्त किसी महाजनपद या जनपद का शासक था, न किसी का युवराज था, न उसके पास कोई संचित सेना थी, न उसकी कोई राजनीतिक पहचान बिरादरी थी, न उसका दूसरे महाजनपदों के लोगों के साथ कोई सामंजस्य या अलायंस गठबंधन था। तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास सैन्य बल नहीं था, उसके पास कोई खजाना भी नहीं था, कि खजाना भी नहीं था जिसके बल पर वो सारा कुछ करता। तो उसके पास थी क्या? उसके व्यक्तिगत गुण, उसका उत्साह, उसका साहस, उसका वीरता, उसका खैर, उसका समर्पण और साथ साथ आचार्य चाणक्य का सानिध्य और मार्गदर्शन। तो ऐसे में वो इसका साम्राज्य की स्थापना करता है। तो साम्राज्य की स्थापना में हम देखें कि साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत उस समय तमाम छोटे बड़े जनपदों में, महाजनपदों में बटे थे। चाहे वो मगध का महाजनपद हो, कुरु का हो,
कौशल का हो, पंचाल का हो, सुरसेनी का हो, तो ये तमाम ऐसे बटे पड़े थे और इनमें आपसी संघर्ष होते ही रहते थे। हर महाजनपद का शासक दूसरे जनपद के संसाधनों पर, वहां की भूमि पर, वहां के पशुओं पर, वहां के लोगों पर, वहां के जल संसाधन पर, नदियों पर अपना अधिकार, अपना कब्जा करना चाहता था। इसलिए इनके बीच प्रतिद्वंद की स्थिति तो थी ही। तो ये प्रतिद्वंद की स्थिति थी, महाजनपदों में ये विभाजित थे और अनुचित प्रतिस्पर्धा थी, जिसका कोई औचित्य नहीं। और ये क्या करते थे कि युद्ध और साजिश में लगे हुए रहते थे आपस में। और क्या हुआ कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे और इसके लिए उन लोगों ने विदेशी शासक, सिकंदर का आक्रमण चल रहा था, अलेक्जेंडर, तो उसकी सहायता लेना भी इन्हें मंजूर था। और अब जिन दूसरे राष्ट्रीय जनपदों से उनका मनमुटाव है या किसी प्रकार का विरोध है या किसी प्रकार का संघर्ष है, तो उसके विरुद्ध सिकंदर को सहायता देना भी इन्हें मंजूर था। तो क्या करेंगे इसको? तो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि क्या था, राष्ट्रीय भावना नहीं थी, राष्ट्रीय एकता थी ही नहीं। तो राष्ट्रीय एकता का पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अभाव था। अब क्या कहता था कि इनमें एक और चीज नहीं थी, जन कल्याण की भावना नहीं थी। प्रत्येक राजा अपने और अपने परिवार के विलासिता में, सुख सुविधा में, सुरक्षा में लिप्त था। उसे समय कहां था कि वह लोगों की खबर ले, लोगों के बारे में जानने की कोशिश करे कि लोग, हमारे नागरिक, हमारी प्रजा, जो हमारे देश की जनता है, इस भूभाग की, इस महाजनपद की जनता है, वह किस हाल में जी रही है, उसे क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे हैं और उसका निवारण क्या हो सकता है। तो ऐसी चीजों पर इन लोगों का तो कोई ध्यान था ही नहीं। अब ध्यान नहीं था तो ऐसे में होगा क्या? ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब देखते हैं, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके महत्व क्या थे। तो यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब समस्त भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम संपन्न हो सका। और इसका क्रेडिट अगर आप देना चाहें तो निश्चित रूप से दे सकते हैं, मुक्त कंठ से दे सकते हैं। इसका क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन अकेले चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा क्रेडिट देना भी उचित नहीं होगा। आचार्य चाणक्य उसके हर कदम पर उसके भागीदार थे, उसके सहकर्मी थे, उसके मार्गदर्शक थे। तो इन दो लोगों ने मिलकर यह स्थापना की कि पूरे जनपद को, कहां से भाई, एकदम उत्तर से ये गंधार, आज का अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, और पश्चिम में ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से होते हुए ये पूरे कहां तक कि ओडिशा तक मौर्य वंश का शासन स्थापित हो चुका है। और इसमें असम के भी कुछ भाग थे। तो ऐसी स्थिति में उसने एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, तो यह काबिले तारीफ आप कह सकते हैं। यह इतने समय पहले, जिस समय तकनीकी नहीं थी, जिस समय मार्ग नहीं थे, जिस समय यातायात के साधन नहीं थे, उस समय भी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना, और केवल स्थापना करना नहीं, लंबे समय तक इस पर शांति पूर्वक शासन करना। तो यह इनकी सबसे, तो राजनीतिक एकता कहें या राष्ट्रीय एकता कहें, भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोने का काम बस इन दो गुरु शिष्यों ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर किया। तो अब क्या था कि जब साम्राज्य का, जैसे ही मगध में यानी पाटलिपुत्रा में नंद वंश का विनाश किया, उसके जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद से ही ये लोग लगातार अपने साम्राज्य को विस्तार देने के काम में लगे। अब जब विस्तार देंगे तो क्या होगा भाई? विस्तार देने के लिए, तो विस्तार देने के लिए इनको क्या चाहिए? एक विशाल सेना चाहिए, एक सक्षम सेना चाहिए। तो उस सेना का
इन लोगों ने गठन किया। और ऐसा सैन्य प्रबंध इतिहास में दूसरे जगह देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं कि इतना अच्छा सैन्य प्रबंध देखने को नहीं मिलता। अब सैन्य प्रबंध देखने को नहीं मिलता क्या? तो आज हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास आर्मी के 3 विंग है, जल थल नभ, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना के 4-5 विंग थे, पदाति। वैसे सेनाओं की टुकड़ी, वैसे सेनाओं का संगठन जो पैदल चलकर युद्ध करते थे। शरीर पर कवच लगाना, माथे पर हेमलेट लगाना, भाले, तलवार और ढाल की मदद से, और उनकी पूरी निष्ठा, उनका पूरा समर्पण अपने सम्राट के प्रति थी। तो एक ऐसी सेना थी इनकी पदाति। सेना का दूसरा जो विंग था उसको हम कह सकते हैं अश्वारोही। ये लोग घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ये अश्वारोही हो गए। और तीसरा जो था वो थे गजारोही, हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले सैनिकों का कैवेलरी की टुकड़ी। तो और चौथा था रथी, जो रथ पर सवार होकर, महाभारत की कथा में सुनते हैं ये महारथी थे, महान थे और रथ पर चढ़कर युद्ध करते थे, तो ऐसे महारथी थे। तो यहाँ भी रथ पर चढ़कर युद्ध करने वाले लोग थे। इसमें बड़े बड़े लोग थे, बड़े नायक थे, राजा स्वयं था, या उनका युवराज था, या जो कुशल सैनिक थे। ऐसे लोग क्या करते थे कि रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र, उस समय के जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो उपलब्ध होता था, लदा होता था, उससे ये युद्ध करते थे। और नौसेना की भी व्यवस्था थी, नौका पर भी सेनाओं को भेजकर विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न सीमाओं की रक्षा के लिए लगाया जाता था। तो ये 5 प्रकार के सैन्य टुकड़ियां थी। तो 5 विंग आर्मी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। तो इतनी संगठित आर्मी बनाना ये अपने आप में एक क्रेडिट जाता है। दूसरी बात क्या थी कि सेना के उचित संचालन के लिए एक बड़ा अधिकारी, एक मंत्री स्तर का अधिकारी नायक होता था। ये नायक क्या करता था कि पूरे सेना के संगठन का रख रखाव, उसकी आपूर्ति, उसके हथियार, इन तमाम चीजों की निगरानी करना, और लगातार इसमें लगा रहता था और सेना को मजबूत बनाए रखने में करता था। लेकिन इन लोगों को पता था कि सेना में भी न्याय की जरूरत होगी, इसलिए एक और अधिकारी इन लोगों ने बना रखे थे, प्रतिष्ठा। और ये प्रतिष्ठा क्या करता था कि सैन्य न्यायालय, जैसे अभी कोर्ट मार्शल वगैरह होता है ना, तो उस टाइप का ये बनाकर रखे थे। तो इस तरह से इनके सेना का जो संगठन था इतना बढ़िया था। तो राजनीति की एकता स्थापित किया, सैन्य प्रबंधन किया। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रशासनिक ढांचा का विकास। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले इतना समृद्ध प्रशासनिक ढांचा तो था नहीं। तो ये सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के देख रेख में, उनकी निगरानी में संभव हो सका। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये मौर्यों का जो शासन व्यवस्था था वो क्या था, केंद्रीकृत था, यानी राजा सर्वप्रधान था। वह मुख्य निर्णय करता था, वह मुख्य सेनापति था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मुख्य न्यायकर्ता था। तो सारी शक्तियां, चाहे वो निर्णय करने की शक्ति हो, योजना बनाने की शक्ति हो, उसे कार्यान्वित करने की शक्ति हो, नियम बनाने की शक्ति हो, या न्याय करने की शक्ति हो, इन सारी शक्तियां राजा में निहित थी। लेकिन इसके बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं था। राजा ने खुद से अभिलेख मिलते हैं राजाओं के कर्तव्य का। ये चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र, हालांकि जो अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक है, तो उसमें राजनीति संबंधी जानकारी मिलती है, सेना संबंधी जानकारी मिलती है, धर्म संबंधी तमाम जानकारियां मिलती है, लेकिन उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा गया। तो यह अर्थशास्त्र को कुछ लोग कहते हैं कि यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्य कौन से आगे, ये कौन है? तो ये महर्षि चाणक्य, आचार्य चाणक्य कुटिल वंश के ब्राह्मण थे, और इसीलिए कुटिल के नाम पर कौटिल्य पड़ा। तो उनके पुस्तक का नाम, तो उसमें उन्होंने लिखा कि राजा के लिए भी
उसके अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या की गई। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि राजा निरंकुश नहीं है। राजा जो भी निर्णय करता है, जो भी न्याय करता है, जो भी योजना बनाता है, जो भी तय करता है, वह सब नियमानुसार, यानी रूल ऑफ द लॉ। किंगशिप होने के बाद भी रूल ऑफ द लॉ का कंसेप्ट चंद्रगुप्त और मौर्य शासन में देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि प्रशासन अकेले राजा तो चला नहीं सकता है, तो प्रशासन चलाने के लिए तो तमाम क्या दक्ष लोगों की जरूरत होगी। तो उसकी एक परिषद थी, तो उस परिषद में भी एक तो कोर कमेटी थी। तो ये कोर कमेटी क्या थी कि कोर कमेटी में राजा स्वयं होता था। अच्छा, उसके बाद में अशोका के काल में तो धर्म महामात्य का भी कंसेप्ट आ गया। एक उसका अधिकारी होता था, ऐसे एक महामात्य होता था जो प्रधानमंत्री के समकक्ष था, युवराज होते थे, नायक होते थे। तो इन लोगों की कोर कमेटी थी, और उसके अतिरिक्त तमाम ऐसे मंत्रियों का, वो समाहर्ता हो कि कर वसूलने वाला हो, कि उद्योगों की देखभाल करने वाला हो, कि किसानों के हित में काम करने वाला हो, जल प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, कृषि की उन्नति के लिए काम करने वाले हों। तो ये पशुओं की देखरेख कैसे होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इन तमाम चीजों को देखने के लिए अलग अलग ये 12 ये अध्यक्ष या मंत्री उसके राज्य में होते थे। तो ये पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं कि उनके प्रशासन के कौन कौन से अंग थे और उनके क्या काम थे। चलिए भाई, वित्त को देखने के लिए कोषाध्यक्ष एक होगा, नापतोल को देखने वाला एक होगा कि व्यापार में कोई चोरी बेईमानी नहीं करे, और अपराधियों के प्रति उनका बड़ा सख्त रवैया था। मौर्य साम्राज्य में उसे दंड दिए जाते थे, लेकिन हाँ, ये दंड वर्ण आधारित था। इसमें थोड़ा भेदभाव था कि भाई ये ब्राह्मणों को सबसे कम दंड मिलेगा, क्षत्रियों को उससे थोड़ा अधिक मिलेगा, और वैश्यों को उससे भी ज्यादा, और शूद्रों को बहुत ज्यादा दंड मिलता था। तो एक जो त्रुटि आज के हिसाब से है वो भी उस समय प्रचलित थी। अब क्या था कि इस पूरे प्रशासन की देखरेख के लिए इन लोगों ने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। और अलग अलग प्रांतों में बांट दिया तो वही कौन कौन से प्रांत थे भाई? तो ये प्रांत क्या थे कि वो उत्तर में तक्षशिला, जिसे उत्तरापथ, उस प्रांत का नाम उत्तरापथ लेते थे। अच्छा, उसके बाद में दक्षिण में क्या था? कर्नाटक में सुवर्णगिरी में इनका एक प्रांत था। पूरब में ये आपको ओडिशा में था, और इधर उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ये 4 प्रांत थे, और एक केंद्रीय प्रांत यानी पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र का शासन सम्राट अकेले करता था, मतलब स्वयं करता था, सॉरी अकेले नहीं, स्वयं करता था। और जो दूसरे प्रांत थे वहां गवर्नरों की नियुक्ति होती थी। अब ये गवर्नर हो क्या होते थे कि बहुधा प्रायः ये गवर्नर क्या होते थे? कुमार गवर्नर। तो कुमार गवर्नर से अभिप्राय है ये राजवंश के थे, राजा के पुत्र थे या उसके निकट संबंधी थे, और शासन चलाने में उनकी योग्यता प्रमाणित हो। लेकिन सबसे बड़ी योग्यता राजा के प्रति निष्ठावान होना, विश्वास पात्र होना। तो इस तरह से बना लिया। और उसके बाद जिला तक में प्रशासन की ढांचा तैयार कर ली, कई अधिकारी, सिविल अधिकारी की नियुक्ति की, और इन सब को राजा के प्रति क्या होता था कि विश्वास पात्र बना रहना अनिवार्य था। गांव के लोगों को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई। ग्राम प्रधान होते थे, वो अपने क्षेत्रीय मामलों का, नाली के मामलों का, रास्तों के मामलों का, साफ सफाई के मामलों का, कृषि में थोड़ा सहायता के मामलों का वो लोग भी काम कर लेते थे। तो उनको अनिवार्य रूप से जो उनको चाहिए था उसकी स्वायत्ता दी गई थी। तो इस तरह के प्रशासनिक ढांचा की व्यवस्था किया था, जो आज पूरी दुनिया के लिए, आज भी अगर भारत में देखे तो उसी तरह का मंत्री परिषद है, और सारे मंत्रियों के विभाग बटे, और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग संबंधी हर कार्य के लिए जिम्मेवार है और उसे करना पड़ता था। और महामंत्री प्रधानमंत्री उसकी निगरानी करते हैं, भाई चलो
तुम्हारे क्षेत्र में जो काम थे उसमें क्या क्या हुआ, क्या बच गया, क्यों नहीं हुआ, परेशानी क्या है, कठिनाई क्या है, इसमें तुमको सहायता क्या चाहिए, राजा से क्या सहयोग चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से एक ऐसे प्रशासन का व्यवस्था किया था जो पहले कभी नहीं था। तो यह कुशल प्रशासन का जो ढांचा था, स्टील फ्रेमवर्क कह सकते हैं, वो मौर्य शासकों ने दिया। और क्या था कि धर्म। तो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तो शैव धर्म को मानने वाला था। चलिए, बिंदुसार भी शैव धर्म को मानने वाले थे। उनका जो तीसरा और अंतिम महान सम्राट अशोका, तो वो भी आरंभिक जीवन में तो शैव को मानने वाला था। लेकिन कलिंग के विजय करने के बाद वहां के नरसंहार को देखते हुए वह अहिंसा का पुजारी बन जाता है और बौद्ध धर्म की खूब प्रशंसा करता है, उसके लिए काम करता है। तो बौद्ध धर्म के प्रति उदारता मौर्य प्रशासन की बन गई, विशेषता बन गई। और लेकिन ऐसा नहीं था कि वह बौद्ध धर्म वाले कोई की ही सहायता करता था, ब्राह्मणों को भी खुलकर दान दिया। और क्या हुआ कि धर्म महामात्य का पद बनाया कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक धर्म महामात्य होगा, और वो मंत्री जो था उसको भी महामात्य की उपाधि दी। यह संदेश जाए कि यह सबसे ऊपर का मंत्री है। तो ऐसा किया। और ये धर्म महामात्य क्या करते थे? न्याय के मामले में, धर्म के मामले में, नैतिकता के मामले में, राज्य के आदर्श के मामले में राजा को परामर्श देते थे, और अंतिम निर्णय तो राजा के हाथ में था ही। तो इस तरीके से वह धर्म को प्रोत्साहित कर रहा था। और क्या किया? अशोका ने तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन कराया, तो यह धर्म का प्रचार हो रहा था। बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। तमाम जो ये आप देख रहे हैं, सांची का स्तूप है, ये बनारस के पास वहां का स्तूप है, तो ये तमाम स्तूपों को, वैशाली का स्तूप है, तो ये तमाम इस तरह के अवशेषों को बनाना सारनाथ का स्तूप। अब सारनाथ के स्तूप में क्या है कि 4 शेर एक पिलर पर बैठे हुए, चारों का पीठ अंदर में है। तो जिधर से आप देखेंगे 3 शेर दिखेगा, और इन 3 शेरों के नीचे क्या था कि बेस पर एक तरफ बैलों की जोड़ी, एक तरफ घोड़े की जोड़ी का चित्र अंकित है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते तो वेद वाक्य है, तो वेदों के वाक्य को भी स्थापित करता था। अगर वह केवल अगर ब्राह्मणों से या जो वैदिक धर्म थे अगर उसका विरोधी होता तो कदापि ऐसा नहीं कर सकते। अब सांची का स्तूप भी बनाया, एक भव्य स्तूप है, 4 गेट हैं, एक में एक पर हाथी का चित्र, दूसरे पर क्या है सालभंजी का एक नर्तकी, लटकी हुई नर्तकी का चित्र, एक तरफ सिंह का चित्र और एक तरफ लाफिंग बुद्धा का चित्र। तो इस तरीके से यह तमाम, उसके बाद क्या किया भाई, पिलर्स बनवाए। अब ये पिलर्स क्या थे कि जैसे रामपुरवा का बुल पिलर है, वैशाली में लाइन पिलर है। तो इस तरह के वो तमाम धर्म के प्रचार का काम किया। और क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने मिशन तैयार किया, और तिब्बत, बर्मा, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका और दुनिया के कई सारे तमाम देशों में, यहां तक के कहा जाता है कि उसकी बेटी शांति भी इस मिशन का हिस्सा थी और वह धर्म का प्रचार करने गई। तो इस तरीके से ये मौर्य साम्राज्य क्या था कि धर्म का रक्षक और धर्म का प्रसारक था, और यह पूरे साम्राज्य को जोड़ने में सीमेंट का काम किया। तो धर्म के माध्यम से उसने जोड़ा। अब क्या था साहित्य के मामले में भी, अब उस समय ये तमाम जो आपके बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, और खुद चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र है, तो कई सारी किताबों का उस समय रचना हुई। तो साहित्य के मामले में भी प्रगति कर रहा है। अब क्या करता है साहित्य के मामले में, और क्या किया कि तमाम जगहों पर पूरे देश में, पूरे अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इसने क्या किया, इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया।
ये पाली और खरोष्टी भाषा में भी लिखवा दी, ताकि आम आदमी भी उसको पढ़ सके और उसको समझ सके कि राजा का आदर्श क्या है, राजा चाहता क्या है, राजा किन चीजों के लिए प्रयासरत है और किन चीजों को सुनिश्चित करने का बीड़ा उठा रखा है। तो इन तमाम चीजों को उसने लिखा। उसमें धर्म की भी बात है, अहिंसा की भी बात है, तो तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से वो काम करता है। अगर अब साहित्य के बाद अगर संस्कृति के अंदर हम बात करें भवन निर्माण की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका महल जो था वो लकड़ी का था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अशोका के आते आते क्या हो गया, यह पत्थर का बनने लगा और यह ग्रीक से प्रभावित था। जो निर्माण की शैली थी तो एंडो ग्रीक स्टाइल इसको बोलते हैं, आर्किटेक्चर। तो उसने किया। अब भाई सांची का स्तूप देखिए, सारनाथ का स्तूप देखिए, कई सारे तो ऐसे ही निर्माण के मामले में इसने कई ऐसे काम किए जो इसके पहले हुआ नहीं था। तो धर्म का तो काम कर ही रहा था। अब देखते हैं क्या था कि विदेशों के साथ इसके संपर्क थे। कई देशों के लोग मौर्य प्रशासन में आया करते थे, विभिन्न कारणों से आते थे। कुछ लोग तो घूमने आते थे, कुछ लोग यहाँ काम करने आते थे, कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे, कुछ लोग पर्यटन के, कुछ लोग यह समझने के लिए आते थे कि आखिर मौर्य प्रशासन इतने कठिन कार्यों को संभव कैसे बनाए। तो तमाम तरह के उनके साथ व्यापारिक रिश्ते भी थे। तो तमाम देशों के साथ नौका मार्ग व्यापार भी था। तो ये और यह संबंध खासकर नेपाल के साथ, भूटान के साथ, सीरिया के साथ, श्रीलंका के साथ, इन तमाम देशों के साथ इनके संबंध थे। और अब आइए बात करें कि न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने न्यायाधिकरण की जो स्वरूप स्थापित किया वह काबिले तारीफ है। और उसने क्या किया कि केंद्रीय जो प्रांत था, यानी पूरे साम्राज्य का जो न्यायालय था, जिसको हम आज सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कह सकते हैं, तो वहां था। तो उसमें तो राजा स्वयं भी बैठता था, न्यायाधीश नियुक्त थे, और उसके बाद प्रांतों में भी न्यायाधीश थे, जिलों में भी न्यायाधीश थे, और गांव में न्यायालय का मामला ग्राम प्रधान इत्यादि कर लिया करते थे। तो सेना में अगर कोई विवाद हुआ तो वहां क्या था, प्रदेष्टा नामक एक अधिकारी था जो सैन्य न्यायालय के रूप में काम करता था। तो इसने तो सेना का भी काम किया। अब क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए दोस्तों कि क्या हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय, अरे जिस दिन पश्चिमी देशों में स्कूल नहीं थे, जिस दिन वहां गांव का निर्माण नहीं हुआ, उस दिन विश्वविद्यालय था वहां तक्षशिला में। तक्षशिला में किया, नालंदा में किया, विक्रमशिला में किया, और इसमें तमाम छात्र पढ़ते थे। बौद्ध धर्म की, बौद्ध साहित्य की, बौद्ध दर्शन का शिक्षा भी दिया जाता था, और उसके अतिरिक्त उनको न्याय की शिक्षा, तर्क की शिक्षा, गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा और तमाम तरह की शिक्षाएं यहाँ लोगों को दी जाती थी। और इसमें जो पढ़ने वाले छात्र थे ना, ये छात्र केवल अपने देश के और केवल ये मर्दों के की प्रजा के लोग नहीं थे, बल्कि विदेशों से कई विद्वान इन विद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। तो शिक्षा के मामले में भी इसने वो काम किए। तो ये जो हम देखते हैं कि मौर्य मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, और इसमें हमको कोई संकोच नहीं होगा जब हम ये कहें कि मौर्य साम्राज्य ने ही भारत को राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। उसके पहले यह राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं था। उसके पहले क्या था भाई, ये महाजनपदों के रूप में, जनपदों के रूप में, संघर्षों के रूप में। तो लेकिन मौर्य साम्राज्य ने वो काम कर दिखाया जिसकी रोशनी आज भी हमें मिल रही है। और आज भी चाणक्य के दर्शन का, चाणक्य के विचारों का, चाणक्य के विद्वता का, चाणक्य के सोच का, चाणक्य के उपायों का, उसकी योजनाओं का पूरे दुनिया में प्रशंसा होती है। लोग चाणक्य को पढ़ते हैं, पूरे दुनिया में, पश्चिमी देश
के लोग भी उसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य का कंट्रीब्यूशन, इतिहास के प्रति उसका जो ये महान कंट्रीब्यूशन था, यह काबिले तारीफ था। और बिना मौर्यों को समझे हम भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को समझ ही नहीं सकते। न तो इसके हम धर्म को समझ सकते हैं, न इसके संस्कृति को समझ सकते हैं, न इसके राजनीति को समझ सकते हैं, न इसके दर्शन को समझ सकते हैं। हम समझ नहीं सकते। तो अगर भारत को समझना है किसी को, तो मौर्य साम्राज्य को समझना होगा, उसके नीतियों को समझना होगा, उसके संगठनात्मक क्षमता को समझना होगा। न्यायपालिका का संगठन कैसे किया, सेना का संगठन किया कैसे किया, शिक्षा के क्षेत्र का संगठन कैसे किया, यातायात का संगठन कैसे किया, और जन कल्याण। अब तीसरी बात, जन कल्याण के लिए अनेक काम किए। गांव में तो जो बड़े क्या कहें ग्राम प्रधान या जमींदार वगैरह टाइप के जो होते थे, उन लोगों ने तो अपने कृषि के उत्थान के लिए कोई कुआं खोद लिया, कोई था। लेकिन सुदर्शन लेख, ये चंद्रगुप्त के समय में गुजरात में सुदर्शन झील बनाया और काफी नदियों के पानी को नहरों के माध्यम से उन क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया जहां क्या था, जहां कृषि के लिए चूंकि कृषि के लिए चाहिए थे, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, पानी चाहिए और श्रम बल चाहिए। तो उसने क्या किया कि सिंचाई का प्रबंध किया और कृषि में लगने वाले औजारों का व्यापक रूप से उत्पादन कराया, ताकि किसानों की आय बढ़ सके, किसानों की फसल में इजाफा हो सके, उसमें वृद्धि हो सके और किसान एक खुशहाल जिंदगी जी सके। तो दोस्तों, यह है मौर्य साम्राज्य के कुछ कंट्रीब्यूशन या भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का महत्व। दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों, धन्यवाद।